हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 6th क्लास एनसीईआरटी साइंस। आज हम लोग चैप्टर 4 इसका पढ़ेंगे, पौधों को जानिए। काफ़ी बेसिक जानकारी इसमें मिलेगी आपके लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। इसको लेकर के एक कमेंट भी था कि ये क्लास पूरी कराई जाए साइंस की, और हिस्ट्री के लिए भी था। तो हिस्ट्री और साइंस ये दोनों हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। यूपीएससी के लिए जितनी बुक्स एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट हैं वो एक एक करके हम सारी लेकर के आएंगे, तो इसलिए हमारे साथ बने रहें। आइए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या जानकारी बेसिक दी गई है। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें हमको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो लेवल से। और फिर ये कैसे कैसे बता रहे हैं हमको, वैसे वैसे चीज़ें आगे देखनी है। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पंक्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पंक्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। तो हम लोग अपने आसपास जो पर्यावरण देखते हैं उसमें अनेक प्रकार के पौधे देखते हैं। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में क्या जानकारी मिलेगी, पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जानें। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो क्या है, इस प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में रंग भरिए प्रकृति भ्रमण। ये इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ पौधे हैं। चित्र 4.1 आपका ये है, और इसमें आप देखते हैं कि एक सरसों का पौधा है, तो इसके भाग कौन कौन से हैं, किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो ये प्रकृति भ्रमण का दृश्य जो अभी हमने देखा। अब यहाँ देखिए पौधे के भाग। तो पौधे को हम दो भागों में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। एक जो जमीन के नीचे है और एक हिस्सा जमीन के ऊपर। जमीन के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं मूल तंत्र। इसमें भी दो प्रकार की मूलें होती हैं आपकी। प्राथमिक मूल, जो सबसे पहले का तना होता है मूल तना, उसको प्राथमिक मूल बोलते हैं। और बाकी आगे के जो हिस्से होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक मूल। ऊपर के हिस्से की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पिरोह तंत्र। इसमें कई हिस्से होते हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये पत्तियां हैं, इनको पत्ती बोलते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और इनके बीच गैप से जो कली निकल रही है इसको कलिका बोलते हैं। फिर ये जो बीच का पत्ती के नीचे का ये जो तना है इसको इंटरनोड बोलते हैं। और जहाँ से ये पत्ती निकल रही है जिस जगह से, उसको नोड बोलते हैं। तना ये जो है पूरा, ये क्या है, तना इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ, जिस पर पत्तियां, कलियां, फूल, पुष्प, फल सारी चीज़ें होती हैं।
और ये जो फलियां हैं ये क्या है, फल, और ये आपके पुष्प हैं या फूल हैं। तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है पौधों के लिए कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। अब 4.1 इसमें देखिए, शाक, झाड़ी और वृक्ष। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो शाक, झाड़ी और वृक्ष, इनमें देखिए उन पौधे के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। अपने से कम लंबे पौधे जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा ये जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप उसे मोड़ पा रहे हैं? ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। उनकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि इस चित्र में ये देख पा रहे हैं आप। तो इसमें एक जानकारी आपको दे दें कि क्या चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। जो नीचे ये छोटे आप देख पा रहे हैं पौधे, ये आपके शाक में आते हैं, शाक कहलाते हैं। और जो आपके बराबर हैं लगभग, वो झाड़ियाँ कहलाते हैं। और जो आपसे बड़े हैं वो क्या होते हैं, वृक्ष। तो अब देखते हैं आगे की कहानी। हमें ये भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। जो शाखाएं होती हैं वो भूमि के पास तने के आधार से निकलती हैं। जैसे यहाँ पर ये जड़ है इस पौधे की, तो क्या यहीं से इस तरह से शाखाएं निकलती हैं और फिर उन पे पत्तियां हैं? ये भी देखने की बात है। अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं, या फिर पौधा कुछ ऊंचा जाता है और उसके बाद इसमें से शाखाएं निकलती हैं और पत्तियां निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। ये टेबल है, इसमें कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। कॉलम 4 में क्या चीज़ें हैं? हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, ऊंचाई क्या है, पौधे का नाम क्या है। फिर कॉलम 3 क्या है आपका? शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के आधार से, तने के ऊपर से। कॉलम 4 पौधों का संवर्ग कौन सा है? वो शाख है, वृक्ष है, झाड़ी है। अब इसमें सुझाव क्या है? पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं ये चीज़ देखने के लिए। ये प्रैक्टिकल एक तरह का। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। खरपतवार क्या है? क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? आपके गमले में या खेतों में जो फसल होती तो उसके एक्स्ट्रा जो और चीज़ें उसमें पैदा होती हैं, उनको खरपतवार बोलते हैं। तो ये इसमें बता रहे हैं कि आप खरपतवार पर एक्सपेरिमेंट करें। अब जैसे इस चित्र को आप देखें तो इसमें आपके ये क्या है? ये झाड़ी कहलाते हैं और ये वृक्ष हैं। और ये जो छोटे कोमल पौधे होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? शाक, जिनमें बहुत सारे शाक खाए भी जाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग क्या क्या है? शाक, झाड़ी और वृक्ष। इन्हें चित्र 4.3 में दर्शाया गया, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा। इसे हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। आपके शाक वाले पौधे आप ये देखें, ये चित्र ए इस तरह के होते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ियों की क्या विशेषता है? पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तना कठोर होता है,
अधिक मोटा नहीं होता, ये झाड़ी कहलाती हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 4.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। अब इस बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली, यहाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। अब आप बताएं। इनको हम लताओं में क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर साग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लौकी है, अंगूर है, इस तरह के बेल वाले पौधे। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इनके पास कठोर तना नहीं होता, सबसे इनकी मुख्य विशेषता है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे, अब जितने भी ये आपके जो पौधे हैं जो कि कठोर तने वाले नहीं है, बेल वाले पौधे, वो बिसर्पी लता कहलाते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से क्या होते हैं, जैसे कि बिसर्पी लता, ये तरबूज, खरबूज, लौकी, तुरई, ये सब इसी तरह के हैं। आरोही लता, ये आरोही लता कहलाती हैं। इनको अगर सहारा मिल जाए तो ये ऊपर के लिए चढ़ जाएंगी। जबकि कुछ पौधे सहायता से क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। ये तीनों कैटेगरी से अलग होते हैं। साग में भी नहीं आते, झाड़ी में भी नहीं, और पेड़ों से भी अलग। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा बिसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। अब तना, अभी हमने जो पौधों के भागों को देखा उसमें तना, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा दिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं। ये सारी चीज़ें तने में होती हैं। हम देखते हैं जो मुख्य तना होता है उसमें फिर ऊपर शाखाएं निकलती हैं। एक्टिविटी 2 में क्या चीज़ें हैं? आवश्यक सामग्री, एक गिलास जल, लाल स्याही, साकीय पौधा और एक ब्लेड लीजिए। तना क्या कार्य करता है? तने के कार्य क्या हैं? गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। साग के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। गिलास लें आप और उसमें थोड़ा सा कलर डाल दें और उसके बाद में गिलास को इतना भर लें और एक साग का पौधा उसमें से काट के इसमें डाल दें। फिर आप अगले दिन देखें तो इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो तने का कार्य क्या है? पानी को ऊपर ले जाना पत्तियों तक। अब इसमें पानी में जो चीज़ें होंगी, कलर होंगे, केमिकल्स होंगे, वो सारे कहाँ जाएंगे? पत्तियों तक, फलों तक जाएंगे, फूलों तक जाएंगे। तो ऐसे ही जब फसल में हम लोग कीटनाशक डालते हैं तो वहाँ से क्या होता है, वो अनाज तक पहुँचता है कीटनाशक जो भी होता है, और उसी को हम लोग क्या है फिर खाते हैं।
पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो ये क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। अभी जो हमने देखा था कि ये यहाँ पर तो पौधे का तना अगर काट कर देखें तो कुछ इस तरह का होता है। सॉरी, इससे पहले ये हमारा ये छूटा जा रहा है हिस्सा, क्योंकि इसको हमें समझना है। यहाँ पर ये इसको काट के हम देखें तो इस तरह का होगा। तने में जल ऊपर चढ़ता है और तने के खोले सिरे का विवर्धित चित्र है ये। इसको क्या किया है, माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है तने को काट करके कि किस तरह से इसमें जो पानी होता है वो ऊपर चढ़ता है। अगर उसमें कलर है तो कलर के साथ चढ़ेगा इस तरह से। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है, जल को ऊपर ले जाता है, जल का वहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज, अब लाल स्याही की तरह जल में जो खनिज होते हैं जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं, जिनकी पौधे के लिए ज़रूरत होती है। पत्ती की बात हम करें, अब अभी हमने तने का कार्य देख लिया, पत्ती क्या काम करती है। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? ये तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पर्णवृंत क्या है हम आप समझ गए होंगे, जिसको हम डंठल बोलते हैं अगर गांव की भाषा में कहें तो। ये वाला हिस्सा जिससे ये तने से जुड़ी होती हैं वो क्या कहलाता है, पर्णवृंत। और ये आपका तना है। और ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है, पटल। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। चपटा हरा भाग क्या कहलाता है, फलक। क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है? तो ये पत्ती के हिस्से हैं, ये पर्णवृंत, ये तना, और ये आपका क्या है, पटल वाला हिस्सा, ये फलक। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो ये क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 3 क्या है। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। एक पत्ती लीजिए, उसको सफ़ेद कागज़ या अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए, जैसे कि इसे चित्र 4.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक के कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या ये छाप पत्ती की तरह है? मतलब जैसे हम करते हैं ना, सिक्के को छाप लेते हैं उस पर, वैसे ही कागज़ रख करके हम क्या करें, इसको छाप बनाएं पत्ती की। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। तो इस तरह से हम पत्ती को बनाएंगे तो इस तरह से उसकी छाप आएगी। अब इस तरह की जो संरचना दिखेगी तो ये क्या कहलाएंगे, सिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? ये वाला जो हिस्सा, ये मोटा वाला, ये मध्य सिरा कहलाता है। इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। अभी पूरा जो विन्यास है जो सिराओं से बनाया गया इसको क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास, ये स्ट्रक्चर। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। अगर ये कैसा है, ये डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है। जाल जैसा मतलब इस तरह से होता है, जैसे आप पीपल के पत्ते में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस तरह से जाल जैसा होता है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, जालिका रूपी सिरा विन्यास। जैसे 4.10 ए को हम देखें,
जैसे ये पीपल का पत्ता, यहाँ पर एग्जाम्पल भी में भी वही दिया है। पत्तियों में सिरा विन्यास इस तरह का होता है, इसमें जालनुमा संरचना होती है। ये आप देख रहे हैं, ये तो मेन सिरा है, ये मुख्य सिरा है। इनके इधर भी इसमें से कुछ ऐसे श्रृंखलाएं होती निकली हुई सिराएं, तो उससे पता लगता है जालिका रूपी ए में और बी में समांतर, इसमें समांतर होती हैं इस तरह से। आगे की चीजें देखिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। पत्तियां होती किस तरह की, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हमने ये देखा। अब वो कार्य क्या करती हैं, तो एक्टिविटी 4 से समझे हम। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री। साग चाहिए, साग का पौधा। पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले चाहिए जिनके आर पार अंदर देखा जा सके, और कुछ धागा चाहिए होगा। इस क्रियाकलाप को एक दिन के समय, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भलीभांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए, जैसे कि चित्र 4.11 में दिखाया गया। इस तरह से बांधना है। पारदर्शी कवर है ये, इसके अंदर हम पौधे को देख पा रहे हैं। पत्तियां क्या कार्य करती हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट है ये। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली लीजिए, उस पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई हैं? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। तो किसमें आप देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि जिसमें जो पौधे के ऊपर है, तो इसमें अंदर क्या होंगी, जल की कुछ बूंदें होंगी। और जो सिंपल पॉलीथीन है आपके, उसमें जल नहीं होगा। जल की ये बूंदें पत्ती से जल बाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो पत्तियों से पौधे क्या करते हैं, जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, ये पहला कार्य। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के बाष्पोत्सर्जन से निकली जल बाष्प को हम अन्यथा देख पाते थे? बाकी हम नहीं इसको देख पाते, इसके कारण हमने इसके ऊपर क्या है, पॉलीथीन को बांधा। अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। जल द्रव से ठोस में, और द्रव से आपका गैस में, जल वाष्प बन जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पहले देखिए, जल पौधे से निकलता है, पत्ती से, तो वो बाष्प में बदलता है, उसका वाष्पन होता है। और वाष्प के बाद वो संघनित होता है। संघनित होकर के, संघनन का मतलब क्या है, ठंडा होकर के वो फिर से पॉलीथीन की सतह पर दिखाई देता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। पत्ती और क्या काम करती हैं? क्रियाकलाप 5। पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल प्लेट और आयोडीन विलयन इसमें लेना पड़ेगा। आवश्यक सामग्री इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। परखनली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालना है जिससे पत्ती उसमें डूब जाए पूरी तरह से। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। जल से आधा भरा बीकर है, उसमें उस पत्ती को डाल दीजिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भलीभांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। चित्र 4.12 को देखिए, ये है
पत्ती में क्या है, पत्ती को परख नली में रखा, फिर उसको इसमें स्प्रिट डाला, स्प्रिट में डुबो दिया पूरी तरह से, और फिर उसको एक, ये आपका बीकर है, इसमें पानी भरा और उसमें रख दिया। हरी पत्ती ली है हमने एक्सपेरिमेंट के लिए, फिर इसको बर्नर से गर्म किया और फिर इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डाली, तो इसका रंग कैसा हो गया, बैंगनी रंग की पत्ती। पत्ती का रंग कैसा हो गया, बैंगनी। क्या आप क्या देखते हैं, आपने परीक्षण की तुलना अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति के का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? तो वहाँ हमने एक्सपेरिमेंट किया था। अब आप कमेंट करके बताएं कि ये एक्सपेरिमेंट जो नीला इसका रंग हो गया है, ये किस चीज़ की उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें हमने वसा के लिए और वहाँ मंड के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे, परीक्षण किए थे। तो आप कमेंट में ये बताएं। हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में ये मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु क्या है, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। पत्तियां भोजन बनाती हैं दो कारणों से। एक तो प्रकाश की उपस्थिति में, दूसरा उनके अंदर एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो इन दो पदार्थों की उपस्थिति में वो भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों का भोजन है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल नहीं है, ये मंड है, मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। पत्तियों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है वो फाइनली पौधों के अलग अलग भागों में मंड के रूप में एकत्रित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास हो जाता है। बाष्पोत्सर्जन में वो वातावरण में मुक्त हो जाती है कुछ जल का हिस्सा। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? अब इसमें तना और पत्ती जल कैसे प्राप्त करते हैं? ये कार्य जड़ें करती हैं। जड़ों के माध्यम से जल तने में जाता है, तनों से पत्तियों तक जाता है। अब हम देखेंगे कि जड़ के कार्य क्या हैं। उससे पहले एक टिप्पणी क्या है, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापकों कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। तो ये वार्निंग यहाँ पर दे रखी है। जड़ 4.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र को आप यहाँ देखें। 4.13 इस चित्र के लिए, इसमें पौधे को जल देना, पौधे को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जल दिया जा रहा है। तो अब समझते हैं हम इसके लिए। पहेली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? पहेली और बूझो, ये दो हैं, इसका नाम पहेली, इसका नाम बूझो। ये अपने अपने पौधे को जल दे रहे हैं। तो इनमें सही तरीका जल देने का कौन सा है? ये तो इसके ऊपर के हिस्से को जल दे रहा है, यहाँ से तो जल नीचे गिर जाएगा। इसको जड़ में देना चाहिए, क्योंकि जड़ से तने में, तने से पत्तियों में पहुंचेगा, मतलब इसका तरीका सही है। पौधे कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? तो जड़ मिट्टी के अंदर होती है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम ये एक्टिविटी करेंगे। आपका जो जड़ है उसका क्या काम है, जड़ क्या कार्य करती है। एक्टिविटी 6, आवश्यक सामग्री क्या पड़ेगी? 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची और जल। यह क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए।
बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे दो पौधे सावधानी से उखाड़िए। खरपतवार के दो पौधे एक ही प्रकार के ले लीजिए कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो, जड़ सहित उनको उखाड़ना है। खरपतवार के एक, जैसे ये यहाँ पर देख लीजिए, खरपतवार के जड़ सहित खरपतवार, जड़ रहित खरपतवार, ए बी में आप देख सकते हैं इनको। खरपतवार के एक पौधे को गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, जैसे कि चित्र 14.14 को ए में हमने देखा, और दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, बी वाला चित्र अभी हमने देखा जो। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनके परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। तो इस कंडीशन में ये आप जो देख रहे हैं, इसमें मिट्टी डाल करके इसको क्या है रखा गया है, और इसमें बिना जड़ के रखा गया है, इसमें जड़ सहित है। और इनको 1 सप्ताह तक क्या करना है, जल देना है। फिर उसके बाद देखना है कि इन दोनों में स्वस्थ पौधा कौन सा है। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। तो जिसके पास जड़ नहीं है, जड़ रहित पौधा है, वो क्या होगा, सूखेगा। और जो सही पौधा है वो क्या है, जड़ वाला, वो पनपेगा, वो वृद्धि करेगा। एक्टिविटी 7, इसमें और भी कार्य क्या है जड़ का। मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल, इनकी ज़रूरत। इस एक्सपेरिमेंट में 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। 2 कटोरियाँ, उनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में 3-4 बीज लेना है चने के, और दूसरी में मक्का के दाने। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक के बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए, जब तक वो अंकुरित ना हो जाए, जैसे कि ये। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। चित्र 4.15 में देखिए इसको। रुई पर नवोद्भिद, इस तरह से रुई में इनको रख दिया और इस पर इनको रुई को भिगो के रखा। तब क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है, और क्यों। अब आप इसको निकालेंगे तो ये रुई में चिपका हुआ होगा। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, जकड़े रखती हैं। तो जड़ का एक कार्य क्या है, सारे पोषक तत्व और जल को ऊपर पहुंचाना पौधे के विभिन्न भागों तक तने की सहायता से, और दूसरा पौधे को स्थिर रखना, जमीन पर पौधा स्थिर रहे। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। मिट्टी में पौधे को रोकने का काम जड़ करती है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है। तने और पत्तियां अलग अलग तरह की होती हैं, ऐसे ही जड़ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8, चित्र 4.16a और 4.16b को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। 4.16a और b। अब देखिए ए की जड़ें और इसमें इसकी जड़ देखिए और इसकी जड़। ये चना है और ये मक्के का पौधा है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या ये चित्र 4.16a के समान दिखती हैं, अथवा चित्र 4.16b की तरह। इनमें कंपेयर करें हम तो क्या है, दोनों की जड़ें अलग अलग हैं। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं, सीधी जाती हैं जमीन में। जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है।
वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये फिल करना है कि जड़ें, इसकी जड़ें क्या है? ये मक्का है आपका, और ये आपका क्या है? चना। जड़ें कितने प्रकार की और हो सकती हैं? इसके लिए देखिए, खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए उनके लिए, और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 4.16 की तरह हैं या 4.16 की तरह हैं? तो आपको खरपतवार जहाँ पर बहुत सारी हो वहाँ पर उनके पौधों को पूरा जड़ सहित उखाड़ कर उनको धुल के देखना है कि किस तरह की जड़ें उनकी हैं। क्या इन दोनों की तरह, इसकी तरह, या इसकी तरह, ए या बी की चित्र की जैसी? यहाँ देखिए, जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.17 की तरह हैं, जैसे कि इस चित्र को देखिए, आप पहले इन दोनों को देख लीजिए। अगर इसकी तरह है, एक प्रकार ये, दूसरा प्रकार ये, तब इनको क्या बोलते हैं? उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। ये जो मुख्य जड़ है इनकी, इसको मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। पार्श्व का मतलब होता है साइड वाली, मतलब साइड। तो ये पार्श्व जड़ें कहलाती हैं, और ये मुख्य या मूसला जड़ कहलाती है। जिन पौधों की जड़ें इसके जैसी होती हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, या इसमें क्या है? कोई मुख्य जड़ नहीं। ये सब यहाँ से मुख्य जड़ ही हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं इसमें। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ और रेशेदार जड़ दो प्रकार हो गए। यहाँ से एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का है? दोनों पत्तियों के शिराविन्यास भी देखिए। दोनों पौधे हैं, उनकी पत्तियों के शिराविन्यास, इसके और इसके भी, इसके सीधे शिराविन्यास मिलेंगे और इसमें जालीनुमा शिराविन्यास मिलेंगे आपको। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। अगर इस तरह की पत्तियां हैं तो इसकी जड़ें कैसी होंगी? मूसला जड़, जिसको अभी हमने यहाँ देखा था, कैसी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। और पार्श्व जड़ें होंगी कुछ पतली पतली। लेकिन अगर पौधे कैसे हैं, इस तरह का है, तो इसकी पत्तियां देख करके हम बता सकते हैं कि इसकी जड़ कैसी होगी? रेशेदार। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 4.2 में सही रूप में भर सकते हैं? जड़ के प्रकार और पत्तियों में शिराविन्यास के प्रकार। अब यहाँ पर आप मोस्टली पौधों को क्या है बता सकते हैं कि किस तरह की उनकी पत्तियों को देख करके कि उनका शिराविन्यास कैसा है। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो जड़ का दो कार्य हैं, एक तो पौधे को जमीन से जकड़े रहना, उसको स्थिरता प्रदान करना, और दूसरा सारे पोषक तत्व जल के माध्यम से, तने के माध्यम से पूरे पौधे को भेजना। तना क्या करता है? जल और खनिज को पत्ती के और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। ये भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है।
इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। तो जैसे प्याज है, तो प्याज का हम तना ही खाते हैं। ऐसी शकरकंद, आलू, इनके हम क्या खाते हैं? तने। ये सब तने हैं, शकरकंद है, आलू है। अब इसको यहाँ देखिए, एक तना दो तरफा मार्ग की तरह है। एक तना दो तरफा मार्ग की तरह, इधर 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 आप देखिए यहाँ से जड़ें निकल रही हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। तो आप चित्र से बता सकते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से पुष्प के बारों में देखिए, पौधे के कितने भाग होते हैं आपके। सबसे पहले जड़, फिर तना, पत्तियाँ और फूल, और इसके बाद में फल। तो ये सारे भागों का इसमें एक एक करके जिक्र किया गया है, बढ़िया करके समझाया गया है एनसीईआरटी में। बेसिक चीज़ें हैं इसमें। अब पुष्प के बारे में देखिए आप। गुलाब के पौधे के 3 आरेख यहाँ देख सकते हैं आप, ए, बी और सी। इनमें दर्शाए गए हैं कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। तो इसको आप देखकर पहचान सकते हैं, इसको देखकर पहचान सकते हैं, इसके तने को देखकर आप जल्दी नहीं भी पहचान सकते हैं, लेकिन ये 2 चित्र आप देख के पहचान सकते हैं। चित्र 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं, मतलब चटकीले कलर वाले? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। उससे पहले यहाँ गुलाब का ये चित्र हमने देखा, पत्ती विहीन शाखा, पत्ती सहित शाखा, पत्ती और पुष्प सहित शाखा। जैसे कि ये हमने देखे थे तीनों चित्र। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी ना लें, क्योंकि ये एक पुष्प नहीं है। ये एक पुष्प नहीं है, वरन पुष्पों का गुच्छा है, जैसा कि गुच्छ है पुष्पों का, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आप गेंदा है, सूरजमुखी है या फिर गुलदाउदी, ये क्या है? ये गुच्छे हैं पुष्प के, ना कि एक पुष्प। अब इस एक्टिविटी को देखिए आप। आवश्यक सामग्री 1 पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, 1 ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस और जल। इतनी चीज़ें हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें कोई गुड़हल का या किसी का भी एक पौधा ले सकते हैं, गुलाब का भी ले सकते हैं, मतलब फूल। चित्र 4.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो इसमें पुष्प कलिका एवं पुष्प दिखाया गया है। ये पुष्प कलिका है, इसमें जो ये बाहर का हरे हरे कलर की जो सपोर्ट पत्तियां होती हैं, इनको बाहेदल बोलते हैं, और अंदर ये गुलाबी पंखुड़ियां कहलाती हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? जो खिला हुआ पुष्प है उसका प्रमुख भाग कौन सा है? हम देखते हैं कि इस तरह का फूल है, इसके नीचे इस तरह की संरचना ये होती है, तो इस पर ये क्या है? ये फूल होता है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? ये पुष्प की पंखुड़ियां हैं। पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो क्या है? पुष्प का प्रमुख भाग है पंखुड़ियां, जो आप देख रहे हैं गुलाबी। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। अलग अलग पुष्प अलग अलग रंग के होते हैं। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियां कहाँ बंद थीं? कलिका में उसके अंदर थी, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं।
यहाँ आप ये देख सकते हैं। कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि ये भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। कली का प्रमुख भाग कौन सा है? जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, बाह्य दल के लिए कली इसी से क्या है, निकल रही है। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल हैं? कितने बाह्य दल हैं इसमें? एक पुष्प में ये जो आप संरचना देख रहे हैं वो एक बाह्य दल है, तो इसमें कितने बाह्य दल हैं? इस तरह की जो संरचना आप देख रहे हैं चारों ओर और बीच में ये पुष्प है, तो ये आपके बाह्य दल कहलाते हैं। बाह्य दल और क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? सभी बाह्य दल आपस में जुड़े होते हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 4.3 में लिखिए। तो आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस चित्र को देख करके दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी है। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हों अथवा वे स्वतंत्र हों तब हम उन्हें देख सकेंगे। अगर जुड़ी होंगी तो क्या होगा, हम उनको नहीं देख पाएंगे। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये घंटाकार पुष्प होता है किसका? धतूरे का। गुड़हल का भी इसी तरह का होता है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। बाह्यदल पंखुड़ियाँ हटा दें तो अंदर का भाग बचेगा उसका। चित्र 4.22 में आप देख सकते हैं। इसके लिए ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। जैसे कि इस चित्र को आप देखिए 4.22, इसमें ये आपका स्त्री केसर है। नीचे का जो हिस्सा ग्रीन वाला ये दिख रहा है, ये बाह्यदल है नीचे। इसके बाद ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर नीचे का ये स्त्री केसर और ये ऊपर का येलो वाला ये संरचना है पुंकेसर। और इनके ऊपर जो संरचना है इनको परागकोश बोलते हैं। तो अब आप देखिए चित्र 4.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसको देखिए आप, ये परागकोश होते हैं और ये तंतु कहलाते हैं, तने टाइप के जो हैं। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं, परागकोश और तंतु? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी है? इस तरह की संरचनाएं कितनी है? एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। केंद्र वाला भाग स्त्री केसर कहलाता है। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हों तो पुंकेसर हटा दीजिए। पुंकेसर हटा दो, उसके बाद देखो इसे। चित्र 4.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। 4.24 आप देखिए, तो इसमें स्त्री केसर के भाग इसमें दिखाए गए। ये अंडाशय है, ये वर्तिका कहलाती है और ये वर्तिकाग्र कहलाता है। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रियाकलाप है एक। अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। पुष्प का अंडाशय कैसा होता है?
ये स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। ये जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 4.25 ए और बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 4.25 के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। देखो, अंडाशय जैसे अभी हमने देखा था, तो इसको इस तरह से और इस तरह से काट के हम देख सकते हैं। अंडाशय का कर्तन अनुदैर्घ्य काट ये, और दूसरा अनुप्रस्थ काट। अब यहाँ से ऐसे हम देख सकते हैं इसके लिए। तो इसमें जो हमें दिखेंगी ये संरचनाएं, ये क्या है, बीजांड है। इनको बीजांड कहते हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में कटा हुआ है ये, और ये अनुप्रस्थ काट का चित्र है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। यहाँ जल की बूंद रख दीजिए जिससे कि ये सूखेगा नहीं। आवर्धक लेंस मतलब माइक्रोस्कोप, आवर्धक लेंस जो इस चित्र को बड़ा करके दिखाए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। चित्र 4.26 जैसे कि दिखाया गया है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देंगे आपके लिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 4.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों, ये जो अभी हम देख रहे थे, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, तो ये ऐसे भी क्या पुष्प होते हैं जिनमें ये पुष्पांग जो हैं, पुष्पों के अंग हैं, इनमें से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? ऐसे भी पुष्प होते हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? ऐसे पुष्प देखे हैं क्या आपने जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ियाँ समान दिखाई देती हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? बाह्यदलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। गुलाब को ही ले लीजिए, बाह्यदल 4-5 और पंखुड़ियाँ बहुत सारी। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। पुष्प कार्य क्या करते हैं। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में जानेंगे। तो दो इसमें चीज़ें रह गई, एक फल और दूसरा फूल। फूल मतलब पुष्प, इनकी संरचना को हमने देख लिया। ये दो के लिए अगली क्लास में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। पौधों को जानिए, हमने पौधों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पर जाना। बाकी हम लोग चैप्टर 5 में और बेसिक चीज़ें समझेंगे, जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।